अब ये जो डायग्राम बना है बेटा, ये सेल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है। यहां पर आप देखो, ये जो है इतना बड़ा ड्यूरेशन, ये किसका है बेटा? ये ड्यूरेशन है इंटरफेज का। अब इंटरफेज के 3 पार्ट्स हैं, देखो G1, S और G2, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। और ये क्या है बेटा? ये M फेज है। M फेज में क्या क्या आ गया? ये देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहां तक तो कैरियोकाइनेसिस। और ये क्या है बेटा? ये है साइटोकाइनेसिस। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एम फेज है। एम फेज के 2 पार्ट्स अभी अपन ने प्रीवियसली देखे हैं। तो समझ में आ रहा है ना? G1 को अपन पोस्ट माइटोसिस क्यों बोल रहे हैं, G2 को प्री माइटोसिस क्यों बोल रहे हैं, एस फेज को दोनों के बीच में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ही है। G1 को प्री सिंथेसिस और G2 को पोस्ट सिंथेसिस बोल रहे हैं। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। और ये भी हमें दिख रहा है कि इंटरफेस जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि G1 फेज में क्या होगा। अब देखो, ग्रोथ करनी है, सेल को ग्रोथ करने के लिए साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस करना है। साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है? जब एक एमआरएनए से कौन अटैच हो जाते हैं? राइबोसोम। तो बेटा सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? एमआरएनए लाना पड़ेगा। तो जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उससे एमआरएनए बनेगा। वो एमआरएनए बाहर आएगा और फिर उससे क्या होंगे? राइबोसोम अटैच होंगे और क्या बनेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया एमआरएनए के बनने से, उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनल का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों? जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, सेल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, तो सेल की ऑर्गेनल्स को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा। ज्यादा प्रोटीन बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी लगेगी साइटोप्लाज्म के सिंथेसिस में। तो सेल की जो ऑर्गेनल्स है मैक्सिमम वो क्या होंगी? यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी। याद रखना, लेकिन यहां पर अभी सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स बोला है मैंने, सारी की सारी नहीं बोला। तो याद रखना, यहां पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एस फेज में होता है। एस फेज में सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। अब फिर देखो, यहां पर एक टर्म यूज करिए, न्यूक्लियर डीएनए। अब न्यूक्लियर डीएनए क्यों बोला? सिर्फ डीएनए क्यों नहीं बोला? देखो, सिर्फ डीएनए लिखा जाए तो भी बात सही है, लेकिन ऑल डीएनए लिखा आ गया कि 100% सेल में जितना डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है इस फेज में, तो बात गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डीएनए है। थोड़ा सा डीएनए याद करो, कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी तो है, एंडोसिम्बायोन्ट्स के पास भी तो है। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। एक जो सेल होता है ना, सेल के अंदर जितना भी डीएनए प्रेजेंट है उसका 99% कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो उसका क्या होता है? यहां पर रेप्लिकेशन, उसी के क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। 1% डीएनए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक सेल में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक सेल में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है तो 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, और 99% जो जीनोमिक डीएनए है जिससे सारे क्रोमोसोम बन रहे हैं 46, वो कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो यहां जो रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियर डीएनए का होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तब रेप्लिकेट होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहां डिवाइड हो, चाहे यहां डिवाइड हो, चाहे G1 में डिवाइड हो, जहां उसका मन करेगा वो वहां डिवाइड होगा, क्योंकि वो क्या है? सेमी ऑटोनॉमस है। तो यहां अपन 99% डीएनए की, न्यूक्लियर डीएनए के डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्यों होगा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस? याद करो, जब अपन ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, अपन ने बात करी थी जो डीएनए है वो कॉइल्ड है किसके अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। अगर डीएनए इंक्रीज होगा तो डीएनए को कॉइल करने के लिए भी क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन भी तो डबल चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होगा? यहां पर सिंथेसिस होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यहां पर होगा। लेकिन याद रखने की बात है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में होगा। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कहां हुआ? G1 में। लेकिन पर्टिकुलर सेंट्रियोल का पूछा तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हुआ है? एस फेज में हुआ है। नाउ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ओवर हियर. The very first point, that the duplication of centriole
टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म में होता है, ये तो अपने को पता है, द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द duplication of centriole takes place in cytoplasm. But in which cells? In animal cells, because we know that plant cells के अंदर in almost all higher plants centrioles are absent. तो बेटा अगर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए क्या, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज, तो बात गलत होगी। ऑलवेज नहीं होता, केवल कहां होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है, बिकॉज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स। तो पहली चीज तो हो गई सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन से रिलेटेड, एनिमल सेल में होता है, याद रखना है, प्लांट में नहीं होगा। दूसरी चीज जो अपने को याद रखनी है बेटा, एस फेज। अपन ने क्या बोला, एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो हुआ क्या है, जो अपन ने पहले बात करी थी ना, 2C से 4C बना था, भाई वहां अपन ने क्या देखा था, 2C से 4C किस तरह से बना था कि एक क्रोमोसोम जो कि ऐसा था वो कैसा हो गया था, ऐसा। लेकिन क्रोमोसोम तो यहां दिखेगा नहीं, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, क्रोमेटिन नेट होगा, तो उसमें जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब क्रोमोसोम कंडेंस होंगे तो वो अपने को ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर ये डुप्लीकेशन नहीं हुआ होता, ये रेप्लिकेशन नहीं होता अगर न्यूक्लियर डीएनए का, तो क्रोमोसोम ऐसा ही देखने को मिलता। तो वो जो 2C से 4C हुआ है डीएनए का कंटेंट, वो कहां हुआ है, एस फेज के अंदर हुआ है। 2C से क्या हो गया है, 4C हो गया है, डीएनए का कंटेंट डबल, इसलिए अपन ने क्या बोला, यहां पर क्या हुआ है, रेप्लिकेशन। अब जब क्या होगा, जब डिवीजन फेज चलेगा, जब एम फेज चलेगा, जब क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे, तो अपने को ऐसा 2 क्रोमेटिड वाला क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। बस यही बात जो है यहां पर याद रखनी है, एस फेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2C से 4C इसी में हुआ है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो एनिमल सेल के अंदर हुआ है। फिर बेटा उसके बाद अपने पास क्या आता है, फिर अपने पास आता है G2 फेज, जहां पर फाइनल प्रिपरेशन करी जाती है सेल के डिवीजन की। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही वो प्रो फेज में जाएगा, एम फेज में जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, एम फेज में जाएगा मतलब क्या, एम फेज की पहली स्टेप प्रो फेज में जाएगा, तो प्रो फेज में जाएगा बोलो या एम फेज में जाएगा बोलो या डिवीजन फेज में जाएगा, एक ही बात है। तब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ये स्पिंडल फाइबर किसके बने हैं, ट्यूबुलिन के बने हैं। तो फाइनल तैयारी क्या है, सेल को डिवाइड करना है तो स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, उसके लिए ट्यूबुलिन चाहिए, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस यहां पर हो जाएगा। तो 2 बातें याद रखनी है G1 और S के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कहां हो जाएंगी, G1 में, लेकिन सेंट्रियोल कहां डुप्लीकेट होगा, वो डुप्लीकेट होगा S फेज में। मैक्सिमम प्रोटीन कहां सिंथेसाइज हो जाएंगे, G1 में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी जरूरत S फेज में है, तो उसका सिंथेसिस भी केवल कहां होगा, S फेज में होगा, G1 के अंदर नहीं होगा। अब देखो ये तो हो गई एक रेगुलर बात, नॉर्मल बात, आम जिंदगी कि क्या हो रहा है, एक सेल डिवाइड होकर आया, G1 में गया, S फेज में गया, G2 में गया, फिर डिवाइड हो गया, ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब स्पेशल बात, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा, जब ग्रो हो जाते हैं, डिवाइड होके G1 में आएंगे, ग्रो हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, वो G1 से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे और सेल साइकिल को सस्पेंड कर देंगे। सेल साइकिल को एग्जिट नहीं किया है, G1 को एग्जिट किया है, सेल साइकिल को तो सस्पेंड कर दिया है, यानी कि रोक दिया है, फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे, एस फेज में नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद वो मैच्योर सेल हो जाते हैं, अपना स्पेशलाइज फंक्शन करने लग जाते हैं, फर्दर वो ना डिवाइड करते हैं ना ही और कोई ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो सेल साइकिल तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन G1 से क्या कर गए, एग्जिट। G1 में रहेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, तो इसलिए क्या, G1 को तो कर दिया एग्जिट। बेटा प्योरली एनसीईआरटी की लाइन है, सेल बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं उसके साथ साथ एनसीईआरटी की सारी लाइंस में आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि G0 फेज में क्या होता है कि जो सेल होता है इट एग्जिट्स द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, वो सेल साइकिल के G1 फेज को एग्जिट कर लेता है,
और होता क्या है, सेल साइकिल सस्पेंड हो जाती है। वो चाहे अगर जरूरत पड़ती है डिवीजन की, अगर जरूरत पड़ती है टिश्यू में कोई इंजरी हो गई है, सेल को रिप्लेस करना है, तो वो चाहे तो वापस से जीवन में आ सकता है और सेल साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो वो G0 में ही रहेगा। G0 में क्या है, सेल साइकिल सस्पेंडेड है लेकिन सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। और चीजों का साइटोप्लाज्म में ग्रोथ तो नहीं हो रही है, पर जो चीजें पुरानी हो रही है वो नई तो बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया तो उसको क्या करेगा, लाइसोसोम एनगल्फ करेगा, एनगल्फ नहीं करेगा, उसके साथ फ्यूज होगा, क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होंगी, यहां पर पूरी करी जाएंगी। तो बेटा मेटाबॉलिज्म तो चलेगा, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बस क्या नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, G1 को एग्जिट करके एक क्वेसेंट स्टेज में चला जाएगा, जिसको अपन ने बोल दिया है G0। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल न्यूरॉन्स है भाई। न्यूरॉन्स क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो डिवाइड करते हैं भाई, तभी तो पूरा ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम बना है। लेकिन अब क्या है, अब न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं, और न्यूरॉन की डेथ हो जाए तो उसको रिप्लेस भी नहीं करते हैं, ये हमेशा G0 में ही रहते हैं। कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, G0 में रहते हैं। हमारी जो मसल के सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के, वो भी किस में रहते हैं, G0 में रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर मसल में कोई इंजरी हो जाती है, कार्डियक की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्केलेटल मसल की, जिससे हमारे हाथ पैरों में जो मसल है, इनमें कोई इंजरी हो जाती है तो सेल क्या करता है, G0 से वापस G1 में आता है और सेल साइकिल को कंप्लीट करता है। वापस से जब वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, रिपेयर वर्क पूरा हो जाता है, तो जो नए सेल बने हैं, मैच्योर सेल, वो वापस G0 में चले जाते हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये बात बस याद रखनी है। तो ये हो गया बेटा बेसिक एक सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन कि सेल साइकिल क्या है, और इसमें अपन ने इंटरफेस पूरा डिस्कस कर लिया है। इंटरफेस क्या है बेटा, G1 से S, S से G2, ये 3 पार्ट इंटरफेस के हैं। G0 क्या है, एक्सेप्शनल चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, जब सेल ने G1 को एग्जिट कर दिया, सेल साइकिल को सस्पेंड कर दिया है। अब अपन देखेंगे क्या, अब अपन देखेंगे डिटेल में एम फेज, यानी कि जब एक्चुअली में अब सेल क्या करेगा, हमको माइक्रोस्कोप पे देखने पर डिवाइड होता हुआ दिखेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता हुआ दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म का, यानी कि पूरे के पूरे सेल का ही 1 से 2 सेल बनता हुआ दिखेगा। कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा जैसे ही एम फेज में सेल जाएगा। कैरियोकाइनेसिस अगेन डिवाइडेड है 4 स्टेप्स के अंदर, वी नो देम वेरी वेल, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके अंदर बेटा अब देखो क्या अपने को देखना है कि जैसे ही इंटरफेज से सेल कहां पहुंचा, एम फेज के अंदर, डिवीजन फेज के अंदर, सेल ने क्या स्टार्ट करा, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोफेज है। नाउ द थिंग इज दैट देयर आर नो एग्जैक्ट और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फेजेस, येट एज पर दी ऑब्जर्वेशंस जो हमको देखने को मिलती हैं सेल के अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप, जो हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं अकर होते हुए, उनके बेसिस पर हमने क्या कर रखा है, हमने इनको अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, इस तरह से सब डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो हुआ क्या है, सेल ने इंटरफेस को क्रॉस किया है, G2 को क्रॉस किया है, उसके बाद कहां पहुंच गया है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, प्रोफेज में पहुंच गया है। अब जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज को अपन ने क्या बोल दिया बेटा, इस प्रोफेज को अपन ने बोल दिया कि अभी ये जस्ट प्रोफेज में गया है, तो अर्ली प्रोफेज बोला। इनिशियली प्रोफेज में क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो देखो ये जो सेल है, यहां पर हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, वी कैन ऑब्जर्व द गोल्जी बॉडी, वी कैन ऑब्जर्व द न्यूक्लियर एनवेलप, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द न्यूक्लियोलस। अब देखो होगा क्या, यहां पर ये जो क्रोमेटिन है अभी कैसा है बेटा, ये उलझा हुआ सा दिख रहा है, ये क्रोमेटिन भी हमको यहां पर ऑब्जर्व होगा। लेकिन अब ये क्या शुरू हो गया है, प्रोफेज शुरू हो गया है, यानी कि अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहां पर देखो ये कौन सी जगह है, जहां पर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए थे। एस फेज के अंदर 2 बातें हुई थी,
एक तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, डीएनए डबल हुआ था। डीएनए डबल हुआ था यानी कि 2C से 4C हुआ था, साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ था, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे, या हम बोल सकते हैं सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हुए थे। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों ने मिलाकर क्या बनाया है, सेंट्रोजोम बनाया है। तो ये एक सेंट्रोजोम हो गया, ये दूसरा सेंट्रोजोम हो गया। तो बेटा या तो ऐसा बोल लो कि सेंट्रोजोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, या फिर ऐसा बोल लो कि दो सेंट्रियोल्स हैं, दी सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। तो ये हमको कहां देखने को मिला, अर्ली प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, दे हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। व्हाई? याद करो जब अपन ने सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोजोम वाला टॉपिक पढ़ा था, तब अपन ने बात करी थी कि सेंट्रियोल का जो एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, सेल के डिवीजन का प्लेन। तो क्या होगा बेटा, ये सेंट्रियोल्स मूव करके यहां पहुंच जाएंगे, तो ये प्लेन, तो ये एक्सिस हो जाएगा सेंट्रियोल्स का, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सेल के डिवीजन का प्लेन क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो सेंट्रियोल्स क्यों मूव हो रहे हैं, ताकि वो अपोजिट पोल पे पहुंचे और सेल के डिवीजन का प्लेन डिसाइड हो सके, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सेंट्रियोल्स और टू द एक्सिस ऑफ द टू सेंट्रोजोम। अब ये जो देखो यहां पर क्रोमेटिन है, अभी क्रोमेटिन कैसा है बेटा, यहां पर क्रोमेटिन है एनटैंगल्ड। एनटैंगल्ड मतलब उलझा हुआ है। यहां पर अपन देख सकते हैं कि जो थ्रेड है वो क्या है, एक दूसरे के अंदर उलझा हुआ है, इंटरवाइंड है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा बेटा, अनटैंगल फॉर्म में आएगा, ये सुलझ जाएगा, और सुलझने के बाद ये क्या करेगा, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। तो होगा क्या बेटा, यहां पर क्रोमेटिन मटेरियल विल स्टार्ट टू कंडेंस। रिमेंबर इट हैज जस्ट बिगन टू कंडेंस, कंप्लीट नहीं हुआ है कंडेंसेशन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है इस जगह पर। तो जब क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो धीरे धीरे क्या अपीयर होने लगेंगे, क्रोमोसोम अपीयर होने लगेंगे। और ये क्रोमोसोम कैसे होंगे, डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम होंगे। अब यहां डबल क्रोमेटिड क्यों देखने को मिला, क्योंकि एस फेज में क्या हो गया था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था। इसको ऐसे समझो कि इंटरफेज में जब एस फेज चल रहा था वहां हमें क्रोमोसोम दिख तो नहीं रहा था, लेकिन अपन सपोज मान के चले कि अगर वहां क्रोमोसोम होता तो वहां क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता, एक सिंगल क्रोमेटिड वाला। अब जब डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा एस फेज चलने की वजह से, तो बेटा क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड है इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। तो एक क्रोमेटिड से क्या बन जाएंगे, दो क्रोमेटिड बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। तो यहां पर जो हमें क्रोमोसोम विजिबल होगा वो डबल क्रोमेटिड वाला होगा, यानी कि उस पर क्या होंगे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो ये अपीयर होना स्टार्ट हुए हैं, अभी ये पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए हैं। तो अर्ली प्रोफेज में बेसिकली हमने दो चीज देखी कि सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल टू डिसाइड द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, एंड सेकंड थिंग जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम बिगन टू अपीयर। अब प्रोफेज एडवांस करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है दे विल स्टार्ट टू डिसअपीयर। सिमिलरली द न्यूक्लियोलस and the nuclear envelope will also start to disappear। ये चारों ही चीजें क्या हो जाएंगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या होगा, या न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा, और क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही प्रोफेज एंड होगा वैसे ही ईआर गोल्जी बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुके होंगे, न्यूक्लियोलस 100% डिसअपियर हो चुका होगा, और न्यूक्लियर एनवेलप भी 100% क्या हो चुका होगा, डिसअपियर हो चुका होगा। अब यहां पर देखो एनसीईआरटी की लाइन में आपको बताऊं, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन्ड है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज एंड बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो अभी क्या हुआ है, दे हैव स्टार्टेड टू डिसअपियर, अभी पूरा डिसअपियर नहीं हुए हैं, यानी कि लेट प्रोफेज अभी चल रहा है। और क्या है बेटा, यहां पर इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल हो गया है।
माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक अपैरेटस जो है, जो कि क्या करेगा, सेल को डिवाइड करवाएगा, बेसिकली अंदर क्या करेगा, क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड है उनको सेपरेट करवाएगा, उस अपैरेटस का, उस स्पिंडल का असेंबली स्टार्ट हो गया है। तो देखो वो असेंबली कैसे स्टार्ट हुआ है, जो ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर अब पहुंच चुके हैं। एक इमेजिनरी लाइन यहां पर अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया किसका, सेंट्रोजोम का। एक सेंट्रोजोम ऊपर, एक सेंट्रोजोम नीचे है। अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, प्लेन ऑफ डिवीजन तय हो गया है, डिसाइड हो गया है कि सेल इस तरह से डिवाइड करेगा। तो इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल में क्या हुआ, यहां पर सेंट्रियोल्स ने क्या रेडिएट करना स्टार्ट कर दिया है बेटा, स्पिंडल फाइबर्स। क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स ही क्या है बेटा, ये वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूलिन की बनी हुई। अपन ने देखा था साइटोस्केलेटन के अंदर कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर फॉर्म होना शुरू हुई हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हुए हैं, जो कि क्या करेंगे, आगे जाकर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पर बेटा आप देखो, अपन ने माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल अपैरेटस किस चीज को बोला है। देखो पहली चीज तो समझो, ये जो सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, और ये पूरा सेंट्रोजोम है। यहां पर देखो स्पिंडल फाइबर तो रेडिएट हो ही रहे हैं। स्पिंडल फाइबर के अलावा देखो यहां पर छोटी छोटी रे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कुछ रेज हैं छोटी छोटी सी, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। अब ये एस्ट्रल रेज जो हैं, इसके साथ जो ये पूरा सेंट्रियोल है, इसको अपन ने क्या बोल दिया बेटा, एस्टर बोल दिया। सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोजोम along with the astral rays is called as ester। एस्टर का मतलब क्या है, स्टार। ये स्टार जैसा जो दिख रहा है, देखो अपन ऐसे तो बनाते हैं, ये सन भी तो एक स्टार है, इस तरह से बनाते हैं ना। तो बस वैसा ही तो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि सेंटर में क्या है, सेंट्रोजोम है, और उससे क्या हो रही है, रेज रेडिएट हो रही है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, एस्टर बोल दिया, या पूरे अरेंजमेंट को क्या बोल दिया, एस्टर बोल दिया। तो बेटा एक तो क्या है, एस्ट्रल रेज है, और दूसरा क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर है। इन दोनों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बोलते हैं। तो माइटोटिक अपैरेटस के फॉर्मेशन की शुरुआत यहां पर हो गई है। माइटोटिक अपैरेटस कंप्लीट कब हो जाएगा, जब ये स्पिंडल रेज कहां अटैच हो जाएंगी, काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगी। किस पे अटैच हो जाएंगी, क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगी। तो इसी के साथ क्या है बेटा, अभी भी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू है। अर्ली प्रोफेज में शुरू हुआ था कंडेंसेशन किसका, क्रोमेटिन का, और क्रोमोसोम अपीयर होने लगे थे। क्रोमोसोम अपीयर हो गए, पर अभी भी ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। 100% कॉम्पैक्ट, 100% कंडेंसेटेड ये अभी नहीं है, 100% कंडेंस ये अभी नहीं हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा लेट प्रोफेज पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोफेज का एंड होते होते क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। जब ये 100% डिसअपियर हो जाएगा, इट विल मार्क द एंड ऑफ प्रोफेज एंड द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। और सेल अभी जस्ट क्या हुआ है, ट्रांजिट किया है, ट्रांजिशन हुआ है किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है बेटा, दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ऐसा थोड़ा है सारे एक ही जगह पर है, यहां तो सारे एक पोल पर, या दूसरे पोल पर, या सेंटर पर। बात क्या है, नाउ राइट नाउ दे आर स्कैटर्ड इन द एंटायर साइटोप्लाज्म। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सेंटर में है। करना क्या है बेटा, अब इनको सेंटर पे लाना है मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करवाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पिंडल फाइबर को अटैच होना पड़ेगा किससे, काइनेटोकोर से। ये काइनेटोकोर हो गया क्रोमोसोम का। देखो यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम है ये कैसा है, डबल क्रोमेटिड वाला। ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, और इस पे क्या है बेटा, दो काइनेटोकोर हैं इसके सेंट्रोमियर पे। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो गए हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर जो अटैच हो गए ये क्या करेंगे, ऊपर वाले क्रोमोसोम्स को नीचे लाएंगे, नीचे वाले को ऊपर लाएंगे। कहां पर लेकर जाएंगे, बिल्कुल मिड में लेकर जाएंगे, सेल के इक्वेटर पर लेकर जाएंगे। उसके लिए ये क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से। ये काइनेटोकोर हो गया। अब जो स्पिंडल फाइबर है ये भी अपने को यहां पर दो टाइप का देखने को मिल रहा है। एक स्पिंडल फाइबर तो ये है जो एक पोल से क्रोमोसोम तक अटैच है, दूसरे पोल से क्रोमोसोम तक अटैच है।
और ये एक स्पिंडल फाइबर है जो कि कंटिन्यूअस है एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक। तो इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या फिर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम से अटैच है दैट इज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्योंकि बीच में क्या हो गया, इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया किसने, इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है क्रोमोसोम ने, बीच में क्रोमोसोम आ गया है। ये वाला जो है बेटा नॉन क्रोमोसोमल है, इसलिए क्या है ये कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं क्रोमोसोम नहीं आया, इसलिए क्या करा इसने पूरा का पूरा एक पोल से दूसरे पोल तक ट्रैवर्स किया। अब देखो इसकी जरूरत क्या है दो तरह के स्पिंडल फाइबर की, सिंपल सी बात है, ये एक स्पिंडल फाइबर है, दूसरा स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है क्रोमोसोम है, इस तरीके से ऐसा आप मान के चलो। अब ये क्रोमोसोम को ऊपर पुल करे चाहे नीचे पुल करे, साथ में पूरा का पूरा सेंट्रियोल भी तो पुल हो सकता है ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। इस पार्ट को क्या मान लो ये सेंट्रियोल है, सिमिलरली इस हाथ में ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल ने क्या रेडिएट किया स्पिंडल फाइबर, दूसरे सेंट्रियोल ने भी क्या रेडिएट किया स्पिंडल फाइबर, वो अटैच हो गया काइनेटोकोर से। अब ये जो क्रोमोसोम है ये कहां है, नीचे है, इसको इक्वेटर पे लाना है, तो इसको पुल किया जाएगा तो साथ में क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल भी तो पुल हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारा वर्क हो। तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, एक सेंट्रियोल से या एक सेंट्रोमियर से दूसरे सेंट्रोमियर तक क्या करा, एक कंटिन्यूअस केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया। इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम को पुल करेंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब जब ये क्रोमोसोम को पुल करेंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर तो बेटा अपन ने वो चीज भी पढ़ी है, क्या कहते हैं जिसको इनर्शिया। हमें पता है कोई चीज अगर ऐसी है स्ट्रेट, उसको ऐसे अगर पुल किया जाए तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा। अब ये बात काम आएगी अगले डायग्राम के अंदर, समझिएगा उसके अंदर क्या हुआ। जब मेटाफेज के अंदर, बिल्कुल ये मेटाफेज के मिडिल में आ गया है, अब बेसिकली अब प्योरली मेटाफेज में आ गया है, ट्रांजिशन मेटाफेज में पूरा हो चुका है। अब देखो मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर जो ये पुलिंग स्टार्ट हुई थी इसकी वजह से सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पहुंच गए हैं, बिल्कुल सेंटर पे इक्वेटर पर पहुंच गए हैं। नाउ दे आर नॉट स्कैटर्ड एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म, नाउ दे आर प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द इक्वेटर। ये हमारे क्या है, देखो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर रहा, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने क्या बना के दिया, फ्रेमवर्क बना के दिया, जिसके अंदर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होकर क्रोमोसोम को पुल किया आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, और सारे क्रोमोसोम को कहां अलाइन कर दिया, एट द सेंटर अलाइन कर दिया है, एट द इक्वेटर अलाइन कर दिया है। और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट, जहां पर हमें सेल के सेंटर में सभी के सभी क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, दैट इज मेटाफेज प्लेट। ये बात है बेटा मेटाफेज की। अब मेटाफेज में एक चीज और याद रखनी है, जो क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हुए थे उनका कंडेंसेशन जो हो रहा था प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, वो फिनिश कहां हुआ है, मेटाफेज में। नाउ द क्रोमोसोम्स आर 100% कंडेंस्ड, दे आर फुली कॉम्पैक्ट, दे आर थिकेस्ट इन मेटाफेज। और इसलिए अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है किसकी, क्रोमोसोम की, एक चीज और यहां पर समझो कि जब इसको पुल किया था, अभी अपन ने देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज ऐसी थी, थ्रेड था, उसको अपन ने ऐसे पुल करना स्टार्ट किया किसी पॉइंट से पकड़ के, तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो होगा क्या, जिस पॉइंट से उसको पकड़ के पुल कर रहे हैं दैट पॉइंट विल बी टुवर्ड्स दी, वो किस साइड होगा, वो उस साइड होगा जिस साइड उसको मूव किया जा रहा है। और ये जो टेल होगी, जो थ्रेड के एंड्स होंगे वो कहां पर होंगे, वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ यह है कि जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को अपन ने क्या किया बेटा, ये क्रोमोसोम इस तरीके से रखा हुआ था किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको अपन ने सेंट्रोमियर से पकड़कर ऐसे नीचे पुल किया, स्पिंडल फाइबर्स ने पुल किया। तो बेटा क्या हुआ, सेंट्रोमियर तो इधर पुल हो रहा है और ये भी पुल हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया क्या हुआ बेटा, जो आर्म्स थे, जो क्रोमेटिड थे, उनका फेस किधर की तरफ हो गया बेटा, पोल की तरफ हो गया, सेंट्रोमियर का फेस टुवर्ड्स द इक्वेटर हो गया। तो यहां पर हमको यह बात याद रखनी है कि जब मेटाफेज चल रहा है, जब क्रोमोसोम को इक्वेटर की तरफ पुल किया जा रहा है,
उस टाइम पर क्या है, जो सेंट्रोमियर है इट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड द टेल एंड द क्रोमेटिड्स और द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर ट्रेलिंग बिहाइंड। लीडिंग एज क्या होगा इसके अंदर, लीडिंग एज जो है वो सेंट्रोमियर है और ट्रेलिंग एज क्या है, वो क्रोमेटिड है या फिर आर्म है। आर्म आर फेसिंग टुवर्ड्स द पोल एंड सेंट्रोमियर इज फेसिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। फेस किसी को भी कर रहे हो पर अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही कहां लाया गया है, इक्वेटर पर लाया गया है। और यहीं पर क्या है, ये 100% कंडेंस्ड है, 100% कॉम्पैक्ट है, थिकेस्ट है। तो यहां पर क्या करी जाती है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। तो अब देखो हुआ क्या है, ये डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम सेंटर पर बिल्कुल अलाइन हो गए हैं। अब क्या करना है, एक सिस्टर क्रोमेटिड को ऊपर, एक सिस्टर क्रोमेटिड को नीचे पहुंचाना है, इसको स्प्लिट करना है। किसको, सेंट्रोमियर को या फिर क्रोमोसोम को स्प्लिट करना है, एक से दो पार्ट में डिवाइड करना है। अभी तक एक क्रोमोसोम पर कितने क्रोमेटिड हैं बेटा, 2 क्रोमेटिड हैं। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करवाना है। एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड रहेगा तो उसके लिए अपन पहुंचते हैं एनाफेज के अंदर। मतलब क्या हुआ, सेल इंटरफेज से निकला, कहां पहुंचा, कैरियोकाइनेसिस करने के लिए एम फेज के अंदर, कैरियोकाइनेसिस करने के लिए प्रोफेज में। प्रोफेज अपन ने देख लिया। प्रोफेज से कहां पहुंचा, मेटाफेज में। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बन गई, सभी क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन हो गए। अब एनाफेज होगा, एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो क्या हुआ बेटा, पहले एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड थे, अब एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमेटिड हो गया, यानी कि एक क्रोमोसोम डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। अब इस पे भी पूरा जेनेटिक मटेरियल है, इस पे भी पूरा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड थे, दोनों एक दूसरे का रेप्लिका थे। तो इक्वल और सेम अमाउंट में क्या पहुंच गया, जेनेटिक मटेरियल। तो इसको भी अब एक क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बोलेंगे। पहले ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम में थे तो अपन क्या बोल रहे थे, एक क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड वाला। नाउ द क्रोमोसोम हैज बीन स्प्लिट, जो क्रोमोसोम है उसके 2 पीस हो गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। तो ये क्रोमेटिड अलग हो गया है, ये क्रोमेटिड अलग हो गया है। नाउ दे बोथ विल एक्ट एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। तो यहां पर हुआ क्या, जैसे ही स्प्लिटिंग हुई, सेपरेशन हुआ किसका, सिस्टर क्रोमेटिड का, सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ या क्या हुआ, क्रोमोसोम ही स्प्लिट हो गया, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, एकदम से डबल हो गया है सेल के अंदर। डीएनए का कंटेंट उतना ही है। पहले भी देखो क्या था, एक क्रोमोसोम था उस पे 2 क्रोमेटिड थे, तो क्रोमोसोम एक था जो डीएनए का कंटेंट था वो 2 क्रोमेटिड था। अब क्रोमोसोम 2 हो गए हैं पर डीएनए का कंटेंट तो उतना ही है, अभी भी एक क्रोमोसोम वाले 2 ही तो क्रोमेटिड हैं, अभी भी 2 ही क्रोमेटिड हैं। तो अब देखो क्या हुआ, नंबर बढ़ गया है। पहले 4 क्रोमोसोम थे, अब 8 क्रोमोसोम हो गए हैं। पहले क्या थे बेटा, पहले 4 क्रोमोसोम थे पहले 4 क्रोमोसोम थे विद 2 क्रोमेटिड ईच। हर क्रोमोसोम पे पहले 2 क्रोमेटिड थे। तो टोटल कितने क्रोमेटिड थे पहले बेटा, 4 2s are 8 क्रोमेटिड थे पहले। अब क्या हुआ बेटा, क्रोमोसोम जैसे ही स्प्लिट हुआ, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से था तो स्प्लिट कैसे हुआ, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे। तो स्प्लिट होने से क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, 8 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन अब एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमेटिड बचे, एक क्रोमोसोम पर अब एक ही क्रोमेटिड है। तो बेटा अभी भी क्रोमेटिड का नंबर तो कितना है, 8 1 8। तो बेटा बात यह है कि डीएनए का कंटेंट तो उतना ही है, बस क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, डबल। अब ये आधे क्रोमोसोम ऊपर मूव करेंगे, आधे क्रोमोसोम नीचे मूव करेंगे और 2 अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे। दोनों के दोनों अब हर एक क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल क्रोमेटिड वाला है। अब आधे क्रोमोसोम जो 4 हैं वो ऊपर मूव करेंगे, 4 नीचे मूव करेंगे। तो अपन कहां पहुंच गए, लेट एनाफेज में। लेट एनाफेज के अंदर क्या हो गया है, क्रोमोसोम जो है डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड से जो बने हैं, ये कहां पहुंच गए बेटा, अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए हैं। तो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंचाने के लिए इनको ऐसे ऊपर पुल करना पड़ा।
तो ऐसे ऊपर और नीचे पुल करने से क्या हुआ बेटा, यहां पर अब देखो क्या होगा, पहले अपन ने ऊपर से नीचे पुल किया था, अब नीचे से ऊपर पुल करते हैं, तो अब की बार ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि पोल की तरफ तो क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर, और इक्वेटर की तरफ क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे जिसको पुल कर रहे हैं वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी जो सेंट्रोमियर है इट विल बी टूवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स विल बी टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमको कि सेंट्रोमियर जो है वो तो क्या है बेटा, वो तो लीडिंग एज है, वो तो टूवर्ड्स दी पोल है, और जो आर्म्स है क्रोमोसोम के दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, दे आर फेसिंग दी इक्वेटर। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अब इन क्रोमोसोम को वापस से डिसॉल्व करना है, डीकंडेंस करना है, और क्या बनाना है, न्यूक्लियस। तभी तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन पूरा, जब दो न्यूक्लियस हो जाएंगे एक से, तो पहले न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई, क्रोमोसोम अपीयर हुए, अब उल्टा होगा, टीलोफेज, लास्ट फेज विच इज रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ उसका रिवर्स यहां पर होगा, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर होगा, गोल्जी बॉडी भी रीअपियर होगी। क्रोमोसोम कहां पहुंच चुके हैं बेटा, अपोजिट पोल पर क्लस्टर हो चुके हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या करेंगे बेटा, डीकंडेंस करेंगे और क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे वापस से, और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। इसी के साथ क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया है। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, पहले सेल में एक न्यूक्लियस था, अब सेल में क्या हो गए हैं, दो न्यूक्लियस हो गए हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ था, टीलोफेज में अब क्या हुआ, न्यूक्लियस दो हो गए हैं। अब यही तो करना होता है बेटा, न्यूक्लियस का कंट्रोल जा रहा था साइटोप्लाज्म से, तो पहले न्यूक्लियस ने खुद को डिवाइड किया, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को हाफ हाफ कर लेगा, लगभग आधा आधा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर लेगा, और क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सेल बन जाएगा, एंड न्यूक्लियस विल रीगेन इट्स कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इट विल रिसीव आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। तो यहां तक तो क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस पूरा रीअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाएगा, गोल्जी बॉडी रीअपियर हो जाएगी, और क्रोमोसोम प्योरली डीकंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमेटिन। अब जो क्रोमोसोम है दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, एक क्रोमेटिन नेट में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें आप नहीं बता सकते कि ये वाला पार्ट क्रोमोसोम 1 का है, ये क्रोमोसोम 2 का है, ये क्रोमोसोम 3 का है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, यहां पर टीलोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज का उल्टा हुआ। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम अपीयर हुए थे एज इंडिविजुअल एंटिटीज की, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, और यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम हैज अगेन लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल एलिमेंट। अब ये क्या बन गया है, एक जाल बन गया है, क्रोमेटिन थ्रेड बन गया है, क्रोमेटिन नेट बन गया है, जो कि उलझा हुआ है।